हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स ग्राज एजुकेशन। झारखंड सीजीएल 2022 का हिंदी भाषा का जो पेपर 1 है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हिंदी और इंग्लिश मिला के क्वालिफाइंग आपका पेपर है, 30% लाने अनिवार्य है, अदरवाइज आपका आगे कॉपी पार्ट जो पेपर 2 और पेपर 3 है वह जांच नहीं होगा। यह वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इंग्लिश भाषा से रिलेटेड और हिंदी भाषा से रिलेटेड मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारा चीज़ अरेंज मिल जाएगा, जाके आप लोग सर्च कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग जुड़ सकते हो भाई, ठीक है। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विनार्थक शब्द का चयन करना आपको। विनार्थक शब्द क्या होता है? जिसका अर्थ थोड़ा सा अलग हो। पावक, अनिल, अनल या कृषाणु। तो देखिए अनिल जो है से एक अलग वर्ड है। क्यों? क्योंकि पावक, अनल और कृषाणु तीनों का मतलब होता है आग, अग्नि, ठीक है, ज्वाला। लेकिन अनिल का मतलब होता है क्या? वायु होता है, हवा होता है, ठीक है, पवन होता है, ठीक है, समझ गए। तो यही होता है, थोड़ा अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। समूहार्थक शब्द को बताना है। समूहार्थक मतलब जो समूह को दिखाता है। किसको? समूह को दिखाता है। जैसे अगर देखिएगा पुरुष, स्त्री, मनुष्य, ये सबसे एक चीज़ का बोध होता है। लेकिन भीड़ का इंग्लिश क्या होता है? क्राउड होता है। तो यह समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो क्राउड हो गया आपका भीड़। तो भीड़ से क्या होता है? जहाँ पे लोगों के ग्रुप को, यानी कि जो लोग होता है उसके समूह को क्या बोलते हैं? भीड़। तो यहाँ पे समूह को दिखा रहा है कौन? भीड़। तो आंसर भीड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। वधूर्मी का संधि विच्छेद करना है। संधि का संधि विच्छेद याद रखिएगा, इस सम प्लस धी होता है संधि ना, सम प्लस धी संधि होता है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। पता चला कि संधि का संधि विच्छेद कोई दिया आप लोगों को पता नहीं है तो बोलिएगा कि संधि का संधि विच्छेद सबका पढ़ के गए थे भाई, संधि का पढ़ के नहीं गए थे, वही आ गया। तो वही वाला बात हो जाएगा फिर कि दिया के पेंदी चढ़ी अंधेरा रहता है। तो चलिए, वधूर्मी का संधि विच्छेद होता है वधु प्लस उर्मी। इसमें कौन सा संधि है? इसमें आपका देखने को मिलेगा दीर्घ संधि है। कौन सा संधि है? इसमें दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि क्यों है बता देता हूँ। यह वधु में बड़ी ऊ की मात्रा दिख रहा है ना, वधु में, और प्लस में छोटी ऊ। तो छोटी ऊ बड़ी ऊ मिलकर भी बड़ी ऊ ही बन गया ना। तो बड़ी ऊ बनता है, बड़ी ई बनता है, या आ बनता है अगर संधि विच्छेद करने के बाद और उसका, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है? दीर्घ संधि होता है ना। क्या होता है? दीर्घ संधि। तो याद रखिएगा दीर्घ संधि है। यह स्वर संधि का प्रकार है। स्वर संधि के टोटल 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करेंगे। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक में एक प्रत्यय लगा है। अब बताते हैं थोड़ा सा आंशिक में एक प्रत्यय कैसे है। आंशिक का अगर संधि विच्छेद जाइएगा तो आपका अंश क्या होगा? अंश और प्लस एक, छोटी होता है ना, अंश प्लस एक मिला के आंशिक बन गया। तो क्या बना? छोटी ई बना ना। तो यहाँ पे छोटी ई आ जाए, ठीक है, ए आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब में जहाँ आता है ओके, तो वहाँ पे गुण संधि होता है। तो इसमें गुण संधि है, याद रखिएगा। क्या है? गुण संधि है आंशिक में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। और उसका ना एक प्रत्यय लगा था। नीचे दिए गए वाक्य में जो एक गलत वाक्य खंड है उसको बताना है आपको। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद किया गया है, ठीक है। तो पुलिस के द्वारा होना चाहिए, पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस के द्वारा, ठीक है। चोरी का माल बरामद किया गया है। चलिए, तो ये सही आंसर होगा। तो पार्ट नंबर ए में एरर था आपका। यहाँ पे मिश्र वाक्य में आपको कन्वर्ट करना है। मैं कल भी बात कर रहा था मिश्र वाक्य के बारे में, इसे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है कि देखिए आप लोग का 2 वाक्य का मिश्रण होता है इसमें। एक होता है आश्रित उपवाक्य। क्या होता है? आश्रित, जिसको हम लोग बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। अब एक होता है मुख्य उपवाक्य, जिसको प्रिंसिपल क्लाउज इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है ना, अपना मीनिंग के लिए जो प्रिंसिपल क्लाउज पर डिपेंड रहता है, तो उसके बिना इसका मीनिंग निकलेगा ही नहीं। तो कहीं भी ऐसा दिखेगा कि कोई वाक्य का खंड है जिसमें अपना मीनिंग लेने के लिए दूसरा वाक्य पर डिपेंड कर रहा है, आराम से यार मिश्र वाक्य मार के चले आना, सही हो जाएगा। समझिए यहाँ से, जो ही वह घर से निकला, वर्षा होने लगी। तो वर्षा होने लगी जो है से अपना मीनिंग खुद दे रहा है, वर्षा होने लगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि जो ही वह घर से निकला, ठीक है, क्या निकला? जो ही वह घर से निकला, तो क्या इसका मीनिंग निकला? अब जैसे मैं बोलूँगा तो आप पूछिएगा क्या हुआ, यानी कि आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है अभी आपका। तो अपना मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड करेगा। यही वर्षा होने लगी आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, यानी मुख्य उपवाक्य है, समझे। तो ज्यों ही त्यों ही ऐसे अगर वर्ड आता है, की वगैरह आता है, ठीक है, क्योंकि इस वगैरह आता है, यदि वगैरह आता है, तो इस तरह चीज़ से अगर कोई देखेगा कि वाक्य है उसमें, तो वहाँ पे आप लोग मिश्र वाक्य उसको लगा के आ सकते हो, ठीक है। वही मिश्र वाक्य होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। तो जो कि एक पार्ट, जो क्या होता है, एक प्रॉपर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग होता है, यानी कि पार्टिकुलर टाइप का पर्सन होता है, एनिमल्स होता है, थिंग्स होता है।
जैसे इसमें देखिएगा टाइम पास क्या करना है, रामचरितमानस और गंगा, ठीक है। ये क्या होता है, ये तीनों में देखिएगा राम किसी पर्सन का नाम है, रामचरित्र पुस्तक का नाम है और गंगा एक रिवर का नाम है, ठीक है। तो क्या हो गया, तीनों ऐसे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ एग्जाम्पल है। इस बार एक कामयानी के बारे में याद रखिए, कामयानी जयशंकर प्रसाद का एक रचना है ना, याद रखिएगा इनके बारे में। बुढ़ापा मिठास जो है से इसमें क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक। बुढ़ापा मिठास हो गया, लड़कपन हो गया, बचपन हो गया, ठीक है, जवानी हो गई, ये सब में क्या आता है, इस सब में भाववाचक संज्ञा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं। रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया था, थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ से गंदला है, मैला है और मलिन है, किसके परिवाची, मतलब सेम मीनिंग वाला अर्थ है। इसका मतलब पंकिल होता है, मतलब एक तरह से गंदा होता है ना, गंदा, मैला या मलिन, ठीक है। गंदला है, गंदा पढ़ रहा हूँ, गंदला, मैला या मलिन पंकिल शब्द का परिवाची है, ठीक है। आप लोग धवल और पामर का अर्थ जानते हैं, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, हमको जरा पता नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए, धवल और पामर का अर्थ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बताना है कि गंगा का परिवाची कौन नहीं है, यानी कि 3 ठो है, एक नहीं है। तो कालिंदी गंगा का परिवाची नहीं है, बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सूर, सरिता, गंगा का तीनों क्या है, ऐसा परिवाची, यानी कि सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है। कालिंदी मतलब यमुना होता है, क्या होता है, कालिंदी मतलब यमुना, तो याद रखिएगा कालिंदी जो है यमुना नदी को कहा जाता है, तो ये इसका परिवाची शब्द नहीं हुआ। हर्ष का अपोजिट बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो हर्ष मतलब होता है खुशी, ठीक है, तो खुशी, उल्लास, आनंद सब होता है। तो विषाद मतलब होता है दुख, ठीक है, कष्ट, तो ये हो गया आपका विषाद, ठीक है, तो इसका विलोम विषाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही वर्तनी का चयन करना है, सही वर्तनी का चयन करना है। तो देखिए जो है श्रृंगार सही में लिखा हुआ है, बहुत जगह देखिएगा तो आपको श्रृंगार ऐसे लिखा रहेगा ना, तो उसको गड़बड़ाइएगा मत, ठीक है, श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये वाला लाइन जो होता है ये भी नहीं होता है ना, तो मैं गलती करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम में गलत ना हो। तो श्रृंगार में देखिए यही सही वर्तनी है इसका, यानी कि सही से लिखा हुआ है। मातृभूमि में देखिए, मातृ में त्र नहीं होता है ना, मातृ, लिख दूँ क्या, रुकिए लिख देता हूँ, मातृभूमि, मातृभूमि ऐसा लिखा था है ना, मातृभूमि, ठीक है। और एक था आपका, और क्या था वर्ड, एक मातृभूमि था, एक मुश्किल था, मुश्किल तो आप लिख लोगे, मुश्किल और नहीं थी, ज़्यादा टफ नहीं है, तो मुश्किल ऐसे लिखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिएगा इसको, श्रृंगार सही वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास समझ में आता है, सूरदास अंधे थे, उनको क्या थे, अंधे थे, और अंधा होकर भी इतना देखिए सोसाइटी में काम करके गए हैं। तो चलिए सूरदास पर गुरु कौन थे, तो इनका गुरु थे वल्लभाचार्य, क्या थे, वल्लभाचार्य इनके गुरु थे, विठलनाथ नहीं थे। बहुत पहले इसको टिक लगा रहा था तो गलती हो गया था, तो बाद में पता चला कि वल्लभाचार्य थे, ठीक है। तो वल्लभाचार्य इसका आंसर हो गया। रामानंद कौन थे, पता है, एक कबीरदास के गुरु थे। कौन थे, कबीरदास के गुरु रामानंद थे। रामदास तो पता होगा, एक सिख के गुरु थे। कौन सा नंबर गुरु थे, जाके भाई पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। कबीरदास की भाषा कौन थी, तो कबीरदास की भाषा थी आपका सदुकड़ी, क्या था, सदुकड़ी। व्रज भाषा किसका भाषा था, पता है, व्रज भाषा तुलसीदास की भाषा थी, तुलसीदास की भाषा थी। वह केस में व्रज और अवधी दोनों में लिखते थे। रामचरितमानस जो लिखा गया है ओरिजिनली अवधी में ही लिखा गया है, रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है ओरिजिनली, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कबीरदास की भाषा व्रज हो गया, ठीक है, सॉरी कबीरदास की भाषा सदुकड़ी हो गया। व्रज के बारे में तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो तुलसीदास की भाषा था, ठीक है। और रामचरित्र अवधी में लिखा गया था, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। देखिए छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, तो उसको यति कहते हैं। छंद समय जो विराम आता है उसको क्या बोलते हैं, यति। छंद क्या होता है, रस, अलंकार और छंद, 3 चीज होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे कभी आएगा तो। देखिए अगला क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वहाँ पे पूर्ण विराम लगता है, ऐसे वाला। ऐसे देखिए एक नया सिस्टम आप लोग देखिएगा ना, तो अब जो है फुल स्टॉप जो है ऐसे इंग्लिश वाला ही दिया जा रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो ऐसे हिंदी का पूर्ण विराम ऐसे दिया जाता है, एक लाइन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ना आज प्रॉब्लम हो गया है, गले में थोड़ा सा खराश आ रही है, तो थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, बताइए साउंड में दिक्कत है क्या। अमर्ष क्या है, देखिए एक भाव होता है बहुत सारा, ठीक है। तो अमर्ष में होता है एक संचारी भाव है, क्या है, संचारी भाव है, और कहा जाता है कि संचारी भावों की संख्या 33 है। कूपमंडूक होना, जैसे कूपमंडूक होना मतलब जैसे कि हमको घर में सब कहा जाता है, इसका थोड़ा सा और मैं बोलूँ तो बोला जाता है कुआं का मेंढक होना, क्या होना, कुआं का मेंढक होना। तो मेरे को घर में सब बोलता है कि भाई तुम कुआं का मेंढक है। तो इसका अर्थ होता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, यानी कि सीमित ज्ञान होना, आपके पास कम नॉलेज होगा तो आप कुआं का मेंढक हो भाई।
द्रौपदी का चीर, ठीक है, क्या होता है? द्रौपदी का चीर। तो द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ होता है? तो जो कभी समाप्त होने वाला चीज नहीं होता उसको हम लोग द्रौपदी का चीर बोलते हैं, ठीक है। ओके, गला में काफी प्रॉब्लम हो रही है आज। सॉरी। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। टोटल 10 दिशा होता है, मालूम है आपको? देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। अब इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, हो गया ना। तो टोटल ऐसी अब काट होगा एक, बोला जाता है कि एक आकाश और पाताल टोटल 10 दिशा होता है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोला क्या है आपका आंसर में, पहले इसको समझ लीजिएगा कि जो क्या होता है। पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट है, तो इसी दिशा को ईशान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईशान। इसको बोलते हैं वायव्य। क्या बोलते हैं? वायव्य, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट को, ठीक है। साउथ वेस्ट को हम लोग बोलते हैं नेतृत्य। क्या बोलते हैं? नेतृत्व दिशा बोलते हैं, नेतृत्य। और इसको बोलते हैं आपका, देख लीजिएगा, साउथ ईस्ट है ना, तो इसको हम लोग आग्नेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय। वही आग्नेय जो आप लोग आग्नेय चट्टान पढ़े हैं, वही वाला आग्नेय है। तो इस दिशा का ये नाम है, समझ गए बात को? ईशान, वायव्य, नेतृत्य, नेतृत्य, ओके, और यहाँ से आग्नेय। तो ये सारा इसके बीच का दिशा को बोलता है। तो आपका आंसर पूछा है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। क्या पूछा है? पूर्व और उत्तर। तो पूर्व और उत्तर की यही दिशा हो गया, तो इस दिशा को ईशान कहते हैं। तो ये आंसर आपका ईशान हो गया। समझे? आपको डिस्कस कर दिया। नेतृत्व फिर से बताता हूँ। नेतृत्व जो दिशा होता है, देखिए, नेतृत्व दिशा जो होता है आपका साउथ वेस्ट होता है, यानी कि साउथ वेस्ट ये वाला होता है। उसके बाद वायव्य जो होता है यहाँ वाला होता है, इसके बीच वाला होता है। तो क्या बन गया? नॉर्थ और वेस्ट बन गया। और आग्नेय के बारे में बता दिया मैं, ये दिशा होता है ना। अब ईशान तो आपका आंसर ये वाला दिशा हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसको याद रखिएगा। टफ क्वेश्चन है। वलय बताइए। वलय का मतलब रिंग होता है ना। क्या होता है? रिंग। और रिंग देखिएगा तो एक गोलाकार घेरा होता है, सर्कल टाइप का। तो गोलाकार घेरा को हम लोग वलय बोलते हैं, ठीक है। जिसका अर्थ बताना था। इसमें आपको अव्यय समास का चयन करना था। अव्यय मतलब जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्यय क्या होता है? कुछ ऐसा वर्ड जिसका कोई भी भाषा, लिंग, वचन, काल में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग अव्यय भाव कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आजीवन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? आजीवन, जिसमें आर लगा हुआ है। आ एक अव्यय है ना, आजीवन। आजीवन मतलब जीवन भर, तो इसको अव्यय समास है। पीताम्बर में कौन समास है? पीला है वस्त्र जिसके, पीला है वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण जी के बारे में बात किया जाता है। तो कहीं भी अर्थार्थ यानी कि जिसका विग्रह करने के बाद कोई और मीनिंग देता है, वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो बहुव्रीहि समास है। घोड़े पर सवार, तो घुड़सवार होता है, तो घोड़े पर सवार, इसमें तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास है। और पाप और पुण्य, तो जहाँ पर विभक्ति का लोप हो जाता है, पाप और पुण्य को लिखा जाता है पाप पुण्य। तो जहाँ विभक्ति का लोप होता है वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। पाप पुण्य हो गया, भाई बहन हो गया, दाल भात हो गया, दिन रात हो गया, तो इस सब में द्वंद्व समास होता है। अब एक और बताता हूँ, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग द्विगु समास। जैसे त्रिभुवन हो गया, ठीक है, त्रिफला हो गया, त्रिशूल हो गया। तो ये सब में क्या है? इस सब में द्विगु समास होता है। तो आई होप कि क्लियर हो गया। आपका आंसर अभी भाई का आजीवन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड को रिमूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड रहता है अलंकार से बारे में। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। देखिए यहाँ पे पानी बीच मीन प्यासे, मीन मतलब मछली होता है, ठीक है। और मोही सुनी सुनी आवे हंसी, हंसी मतलब होता है हंसना, यानी कि पानी में रहकर भी क्या होता है? मछली को प्यास लगा है, तो हमको सुन सुन के हंसी आ रहा है। तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। क्या होगा? विशेषोक्ति अलंकार। और विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पर कहा जाता है विशेषोक्ति अलंकार है, तो देखिए ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि आपके पास काम करने का रीजन है फिर भी आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसको याद रखिएगा। पानी है उस मछली के पास लेकिन फिर भी प्यासी है, तो काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो इसमें देखिए पर कारक है ना, क्या है? पर। तो इसमें अधिकरण है, तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर होता है ना, पर अधिकरण, और भी बहुत सारा होता है।
पर आता है या मे पर आता है तो क्या होता है, अधिकरण का कारक होता है। करण कर्ता ने कर्म को होता है ना, कर्ता ने कर्म को, अरे यार कर्म को यहाँ लिखना है, कर्ता ने कर्म को करण से होता है, सॉरी करण से। और संप्रदान में काके की होता है ना, संप्रदान में काके की होता है, और आपादान में भी काके की होता है। लेकिन याद रखिएगा आपादान में भी काके की होता है, लेकिन जुदा होने के अर्थ में होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, तो से के अर्थ में हुई होता है, ठीक है, तो जुदा होने के अर्थ में आपादान लगता है, ठीक है, काके की, ठीक है। तो इसमें से लगता है आपादान से जुदा होने के अर्थ में। तो करण और आपादान में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें अधिकरण से है और ठीक है करण, और इसमें आपादान से जुदा होने के अर्थ में लगता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग को एक करेक्ट वर्ड भरना है कि इसमें क्या जाएगा, दो वर्ड, ठीक है, यानी करेक्ट वर्ड भरना है। रामू की डैश केवल इसीलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश बुद्धिमान है, अधिक बुद्धिमान है। देखिए राजीव की देखिए उपेक्षा मतलब होता है कि किसी आदमी को अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो उसको उपेक्षा बोलते हैं। और अपेक्षा मतलब होता है कि तुलना में, क्या होता है अपेक्षा मतलब की तुलना में। तो राजीव की उपेक्षा इसीलिए हुआ, उपेक्षा मतलब क्या, उसका जो है से उपेक्षा हुआ, यानी कि उसको इग्नोर किया गया इसीलिए क्योंकि राजीव जो है, सॉरी रामू है ना, क्या बोल रहा हूँ, राजीव उसकी तुलना में क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है, अधिक बुद्धिमान है। तो उपेक्षा और अपेक्षा जो है सही वर्ड इसमें दोनों में क्रमशः भरा जाएगा। तो उपेक्षा मतलब क्या हो गया, उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, ठीक है, और अपेक्षा मतलब आपका किसी से क्या करना, उसकी तुलना में होता है, ठीक है, उसकी तुलना में, ठीक है। तो यही ज़्यादा हो गया, दोनों वर्ड सही जाएगा। तो इसको सी ऑप्शन चला गया, उपेक्षा और अपेक्षा। थोड़ा इरेज कर देता हूँ। चलिए क्या हो गया, उपेक्षा और अपेक्षा भर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर और मंदिरा का आप लोग को सिंपली अर्थ बताना है। देखिए मंदिर मतलब क्या होता है, देवालय जहाँ पर भगवान रहते हैं, देव का आलय, देवालय, ठीक है, देव प्लस आलय। कौन सा इसमें संधि है जानते हैं आप लोग, इसमें गुण संधि है, ठीक है, क्या है, गुण संधि। अश्वशाला है, चलिए अश्वशाला क्या होता है, मंदिरा मतलब होता है अश्वशाला, जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए तो हो गया आपका आंसर सही। राम में कौन संज्ञा, देखिए राम एक पार्टिकुलर आदमी का नाम है, ठीक है, भगवान का नाम है। तो उसमें कौन सा संज्ञा है, उसमें आपका, इसमें आपका ना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं पे नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे मैं पहले गलती करता हूँ, मतलब कभी कभी गलती से भी गलती हो जाता है, तो वही किया गया था पहले। कोई क्या कहता है आप चिंता मत कीजिए। वाक्य में सर्वनामों की संख्या कितना है, तो देखिए वाक्य में सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो गो सर्वनाम है, जैसे एक कोई है, ठीक है, और एक आप है, ठीक है, तो दो गो सर्वनाम है, जिसमें दो गो सर्वनाम है। चलिए समझ में आ गया ना। संज्ञा के बदले जो शब्द है, जैसे मैं, तुम, वह, वे लोग, ठीक है, तुम लोग, ये सब जो आता है उसको क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है। इसमें दो गो है, कोई और आप। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से काला शब्द क्या है, तो काला शब्द एक विशेषण है ना, काला होता है, सफेद होता है, नीला हो जाए, ठीक है, ये सब क्या होता है, विशेषण है। विशेषण क्यों है, संज्ञा तो होगा नहीं, सर्वनाम होगा नहीं, क्रिया नहीं होगा। क्रिया मतलब काम करने का, वो जब काम होगा तभी ना क्रिया बोलोगे, जैसे चलना, पढ़ना, बोलना, हंसना, खेलना, कूदना, मतलब समझ रहे हो ना। संज्ञा किसी का नाम होना चाहिए। सर्वनाम मैं बताया, मैं, तुम, यह, हुआ होगा तब। तो काला शब्द क्या है, विशेषण बचा, कॉमन सेंस से भी लग सकता है इसका, अगर बाकी सब पता है तो। यही तो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो काला शब्द विशेषण पहचानने का एक और तरीका है, जैसे काला, तो विशेषण अपने बाद एक संज्ञा लेता है, तो काला आदमी बोल दे या काला कपड़ा बोल दे, कुछ बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो काला आदमी, ठीक है, तो विशेषण जो है अपने बाद क्या लेता है, एक संज्ञा, यानी कि क्या लेता है, नाउन लेता है, ठीक है। चलिए संधि किसे कहते हैं, दो अक्षरों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं, ठीक है। दो वाक्यों का मेल नहीं होता है, क्या यार नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, दो, सॉरी पता नहीं क्या नोटिफिकेशन आ गया, पता भी नहीं चला, डेटा तो ऑन है यार। चलो और क्या होगा, दो अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो इसका आंसर आपका संधि हो गया। सम जोड़ धी इज इक्वल टू संधि, ओके, संधि मत बोल देना, एंजॉय करते रहो यार। नेक्स्ट है हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान यानी कि भगवान को क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। तो संबोधन का होता है हे, हो, अरे आता है, ठीक है, तो यहाँ पे संबोधन कारक होता है। चलिए देख लीजिएगा, नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य बताइए। मैं शुद्ध खाता हूँ, यह क्या है, सही वाक्य, बाकी सारा गलत है, देख लीजिएगा पढ़ के। ओह मेरा सर फटा जा रहा है, वाक्य को अर्थ की दृष्टि से पहचानिए। अर्थ की दृष्टि मीनिंग के आधार पर क्या होता है, सारा वाक्य जो है संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। विस्मय मतलब बहुत तरह का, जैसे कि भाव वगैरह प्रकट करते हैं आप लोग, हम, ठीक है।
तो उसको विस्मय बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, ओह, एक तरह से भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, ओह मेरा सर फटा जा रहा है, तो यहाँ से विस्मय, ये एक तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग, विस्मय प्रकट कर रहे हैं, तो विस्मयवाचक क्या हो गया, वाक्य हो गया। सही शब्द आपको चुनना है। लब्ध प्रतिष्ठ सही वाद है, देखिए बाकी सारा गलत है, ये सब वर्ड नहीं होता है। लब्ध प्रतिष्ठ एक सही वाद है। लब्ध प्रतिष्ठ मतलब होता है प्रतिष्ठा से, जिसको जो प्रतिष्ठित आदमी है, ठीक है, जो प्रतिष्ठा को प्राप्त, उसको बोलते हैं लब्ध प्रतिष्ठित आदमी, ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए अब एक शब्द बनाना है, इसको ऐसे जानते हैं आप लोग, प जोड़ अ मिलकर प हलंत और अ मिलकर प बना, र जोड़ ओ बनकर र बना, देखिए प फिर बना, र जोड़ ओ बना तो रो बना, और देखिए छंजुगिया छ जो होता है ना, छंजुगिया छ ध्यान दीजिएगा, क और स से मिलकर बनता है, लेकिन स फिर से एक व्यंजन है, तो व्यंजन को स्वर चाहिए, तो छ बन गया, तो प रोक छ परोक्ष बन गया, ठीक है, सही समझ आ रहा है, ऐसे बनता है वर्ड, ठीक है, क और स, ठीक है, ये सब संयुक्त व्यंजन कुछ कुछ होता है, ठीक है, जैसे कि आप संयुक्त छ देख लीजिएगा, तरा देख लीजिएगा, ज्ञान देख लीजिए, सब क्या है, सब संयुक्त व्यंजन है। सर भी आता है, ये वाला सर, ये भी संयुक्त व्यंजन में आता है, स और र से मिलकर बना है, ओके। चलिए निम्नलिखित में प्रशासनिक शब्द यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड ढूंढना है। अनुस्मारक होता है, क्या होता है, अनुस्मारक, ये एक प्रशासनिक शब्द है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड को मूव करते हैं। उदार शब्द का विलोम, उदार मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा आपसे फ्रेंडली हो जाए, बात करे, ठीक है, और उसका जिसका दिल बड़ा हो उसको उदार बोलते हैं, ठीक है। तो उदार का विलोम होता है कृपण, क्या होता है, कृपण, यानी कि बहुत एक अलग तरह का आदमी जो उदार है, मतलब उदार नहीं, आपसे ज़्यादा मतलब कोई भी काम वगैरह करना है तो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिखाएगा, ठीक है, अगर कुछ अगर प्रॉब्लम या फंस जाता हो तो आपको हेल्प वगैरह नहीं पड़ेगा करेगा, तो ऐसा जो आदमी को कृपण कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, कृपण, ठीक है। तो उदार का कृपण हो गया विलोम मार्थी शब्द। एक क्वेश्चन तो इसमें तो सबको ही बता देगा, कालिंदी का मतलब तो यमुना बता दिया था मैं अभी कुछ देर पहले। तो देखिए कौन यमुना का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है, कौन है, तो चंद्रसुता यमुना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी कालिंदी, कृष्णा और सूर्य तन्या, सारा का मतलब यमुना होता है। कि आप लोग बता सकते हैं कि चंद्रसुता का मतलब क्या होता है, बताइए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, घर का मुर्गी दाल बराबर, क्या होता है इसका मतलब, घर का मुर्गी दाल बराबर का मतलब होता है अपने आदमी को कम महत्व देना, ठीक है। इससे बोला जाता है कि घर का मुर्गी दाल बराबर है यार, यानी घर का आदमी है, कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, वही बाहर में जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो ये हो गया अपने आदमी को कम महत्व देना। उल्लू सीधा करने का क्या मतलब होता है, उल्लू सीधा करने का मतलब होता है अपना काम निकालना, ठीक है। जैसे कि अब जब मैं अगर इसको सेंटेंस फॉर्म करूँ, ठीक है, तो उसे अपना काम होने पर उसने अपना उल्लू सीधा कर लिया, ठीक है, यानी कि अपना काम निकालने पर वो क्या किया, अपना उल्लू सीधा कर लिया, यानी कि अलग रास्ता बदल दिया, ठीक है। तो अपना काम निकालने को हम लोग उल्लू सीधा करना बोलते हैं। तो यही सारा क्वेश्चन था आपके पास, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, देखता हूँ किस चीज़ का वीडियो डालता हूँ, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और फीडबैक जरूर दीजिएगा ना, कैसा लगा वीडियो और क्या कुछ चेंज चाहते हो।